Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about fertilization and implantation. In previous lecture, we have discussed about fertilization. Actually, fertilization में एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है और एक जाइगोट बनता है। आज हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन जो है वो फीमेल यूट्रस में किस तरीके से होती है और ओवम की किस स्टेज पे जाके इम्प्लांटेशन होती है। तो इन प्रीवियस लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था कि फीमेल के अंदर जो ओवम की फॉर्मेशन है इट स्टार्ट व्हेन द फीमेल बेबी इज इन मदर वोम। जब मदर की बॉडी में फीमेल बेबी होता है तभी उसमें एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्म की प्रोडक्शन पुबर्टी पे स्टार्ट होती है। मतलब 13 to 14 ईयर या 12 to 13 ईयर में स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। अब चूंकि ओवम की फॉर्मेशन मदर की बॉडी में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो एक मिच्योर ओवम नहीं बनता। ठीक है, जो डुवियन है जाहिर है उसमें पहले माइटोसिस होती है, उसके बाद मियोसिस होती है। मियोसिस की भी दो डुवियंस हैं, एक है मियोसिस 1, दूसरी है मियोसिस 2। ठीक है, जब बेबी अभी मदर की बॉडी में होगा तो उसमें मियोसिस माइटोसिस कंप्लीट होगी। माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मियोसिस के प्रोफेज पे जाके ये अरेस्ट कर जाता है, उसके बाद ये फर्दर प्रोसीड नहीं होती। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद अगेन क्या होता है कि जब पुबर्टी स्टार्ट होती है, मतलब 12 से 13 साल की एज में जो गर्ल है उसमें मियोसिस 1 रिज्यूम होती है, मतलब अगेन स्टार्ट हो जाती है, और कंप्लीट होने के बाद मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मियोसिस 2 के मेटाफेज पे जाके ये अरेस्ट हो जाएगा। अब इस डिविजन्स में सबसे पहले फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल बनती है, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनती है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनती है, और एट द एंड जो मिच्योर फॉलिकल है इट इज अ ग्राफियन फॉलिकल, जहां से ओवम ने रिलीज होना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ग्राफियन फॉलिकल नजर आ रही है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें जो oocyte है ये अभी भी इमीच्योर है, क्योंकि यहाँ पे अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई। अब oocyte के सराउंडिंग में जो सेल्स हैं इसको हम कहेंगे ये जोना पेलोसिडा। ठीक है, और जोना पेलोसिडा के बाद ये एंटरम कैविटी नजर आ रही है, और ये वाले जो सेल्स हैं ग्रेनुलोजा सेल्स इसको हम कहेंगे ये क्रोना रेडिएटा है, और उसके बाहर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना है। ठीक है, ये पूरी ग्राफियन फॉलिकल मिच्योर ग्राफियन फॉलिकल की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल है ये यहाँ से, क्योंकि ये मिच्योर है, अब यहाँ से इस oocyte ने रिलीज होना है। अब ये जो oocyte है ये अभी इमिच्योर है, अब ओवरी से इसको रिलीज किया जाता है। कीप इन माइंड के ओवम जो है इट इज अ नॉन मोटाइल। ठीक है, ओवम नॉन मोटाइल है, सिर्फ स्पर्म है जो कि मोटाइल है, वो अपने फ्लेजेला की हेल्प से मूव कर सकता है, लेकिन ओवम हमेशा नॉन मोटाइल होता है। जब भी ओवरी से ओवम रिलीज होगा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं फिम्ब्राई इसको कैप्चर कर लेती हैं। अब यहाँ पे ये जो फ्लोपियन ट्यूब है इस पूरी को हम कहते हैं ये फ्लोपियन ट्यूब है। इस फ्लोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम से इसकी लाइनिंग होती है, उसकी वजह से जो ओवम है वो मूव करता है और एम्प्यूला पार्ट में जाकर रेस्ट करता है। अब एम्प्यूला वो पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एक ओवम है फीमेल ओवम की लाइफ 24 आवर होती है, और जो स्पर्म है वो 48 आवर तक जिंदा रहता है। उसकी उस दौरान मतलब 24 या 48 आवर में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो वो जो स्पर्म है और ओवम है वो खत्म हो जाएंगे। मजीद अगर उसके बाद कॉपुलेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्यूला में जो oocyte है वो चला जाएगा। अब ये जो oocyte है क्योंकि ये इमिच्योर है इसमें अभी मेटाफेज 2 पे अरेस्ट है, ये तब तक अरेस्ट ही रहेगा तब तक इसकी मियोसिस 2 आगे प्रोसीड नहीं होगी, अगर जब तक यहाँ पे मेल गैमीट ना पहुंच जाए।
ठीक है। अगर मेल गैमीट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी जो मेटाफेज 2 है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अब जो ओवम है वो यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के एम्प्यूला रीजन पे पहुंचेगा, और इसी दौरान अगर कॉपुलेशन होती है और कॉपुलेशन में थ्रो विजाइनल ओपनिंग जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अब जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में जाएंगे, कुछ जो स्पर्म्स हैं वो इस साइड पे मूव करेंगे, कुछ इस साइड पे मूव करेंगे, क्योंकि एक मंथ में एक ओवरी ही एग को रिलीज कर रही है। ठीक है। अगर ये ओवरी एग को रिलीज करेगी तो ये अ, अगर ये वाली ओवरी एग को रिलीज कर रही है तो इट विल मूव टूवर्ड्स दिस एम्प्यूला, और अगर ये ओवरी एग को रिलीज करी है तो ये ओवम यहाँ पे आएगा। अब चांसेस हैं ये वाले, अगर यहाँ पे ओवम है तो ये स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देंगे, और अगर यहाँ पे ओवम आया है तो ये वाले स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि एक इजोकुलेशन में, ड्यूरिंग कोपुलेशन, एक इजोकुलेशन में 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। लेकिन ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना, वजाइना की पीएच एसिडिक होती है, इसकी वजह से जो स्पर्म है उनकी बहुत ज्यादा स्पर्म्स की मोर्टेलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूट्रस तक जो स्पर्म पहुंचते हैं वो 200 से 300 तक पहुंचते हैं, और उन 200 से 300 में से भी सिर्फ एक ही स्पर्म है जिसने एग को फर्टिलाइज करना है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूट्रस तक 200 से 300 स्पर्म जो है वो पहुंचे हैं, अब उन्होंने एग तक पहुंचने के लिए मतलब मूव करेंगे एग तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ पे ये है हमारे पास ओवम, और ये है हमारे पास सेकेंडरी उस साइड। अगेन ये जो है ये आपको जोना पेलोसिडा नजर आ रहा है, और ये है हमारे पास कोरोना रेडिएटा। अब ये सारे के सारे जो स्पर्म है ये एग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एग को फर्टिलाइज करने की। लेकिन अब ये स्पर्म सिर्फ एक ही एंटर कर सकता है। एंटर करने के लिए भी ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि स्पर्म के 3 पार्ट्स होते हैं। ये उसका हेड है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, ये उसका मिड पीस है, और ये उसका फ्लैजेला है। अब ये जो एक्रोसोम है ना, एक्रोसोम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, ये ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं होगी तो यहाँ से न्यूक्लियस रिलीज नहीं होगा। तो वजाइनल सेक्रीशन क्या करेंगी, वजाइना से सेक्रीशंस रिलीज होंगी जो कि इसके न्यूक्लियोप्लाज्म पे एक्ट करेंगी और उसकी न्यूक्लियोप्लाज्म को ब्रेक कर देंगे। जब इसकी न्यूक्लियोप्लाज्म ब्रेक होगी तो अब ये एक्टिव है कि अब ये न्यूक्लियस यहाँ से रिलीज होके फीमेल को जाके फर्टिलाइज कर सकता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। जब एक न्यूक्लियोप्लाज्म खत्म हो जाए, ठीक है, और जो स्पर्म है वो एक्टिव होके फीमेल को फर्टिलाइज कर सके। अब यहाँ पे क्या है कि एक स्पर्म जिसकी एक्टोसोम को रिमूव कर दिया गया वो फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाएगा, मतलब कि वो वाइटलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और ओवम तक पहुंच जाएगा। बाकी जो स्पर्म्स हैं वो एंटर नहीं हो सकते। अब मेल इसके अंदर चला गया, मेल का न्यूक्लियस, तो इसको हम कहेंगे ये मेल प्रो न्यूक्लियस है। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि ओवम में माइटोसिस जो मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 है उस पे अरेस्ट है। अब यहाँ पे जब मेल प्रो न्यूक्लियस ओवम के अंदर आ जाएगा तो फीमेल प्रो न्यूक्लियस में क्या होगा, मेटाफेज 2 रीस्टार्ट हो जाएगी। जब ये रीस्टार्ट होगी तो 2 सेल्स बनेंगे, एक सेल छोटा बनेगा और एक सेल इसका बड़ा बनेगा। जो छोटे वाला है ये है सेकंड पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी पहले ही बन जाती है, सेकंड पोलर बॉडी हमेशा तब बनती है जब मेल गैमीट एंटर होते हैं। अब ये जो लार्जर है ये फीमेल मेल के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से बन जाएगा जाइगोट। ठीक है। अब एक ही स्पर्म को एक ही वक्त में एग को फर्टिलाइज करना है। इन केस अगर एक से ज्यादा स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे तो उसकी वजह से पॉलीस्पर्मी हो सकती है। लेकिन इन नॉर्मल केस जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि उस पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक कर देते हैं। जो पहला प्रोसेस है वो है डीपोलराइजेशन, जो सेकंड प्रोसेस है वो है रिलीज ऑफ केमिकल्स। डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि जो वाइटलिन मेम्ब्रेन है, वाइटलिन मेम्ब्रेन एक्चुअली एग के बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको हम वाइटलिन मेम्ब्रेन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले
इट इज ऑलवेज इन पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब है कि जो बाहर वाली सरफेस है वहां पे पॉजिटिविटी ज्यादा है और अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ये पोलराइज्ड स्टेट है। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा डीपोलराइजेशन की स्टेट आ जाएगी, यानी कि बाहर नेगेटिविटी हो जाएगी और अंदर पॉजिटिविटी हो जाएगी। जब ये स्टेट चेंज हो जाएगी तो कोई भी स्पर्म इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो एंटर नहीं कर सकता वाइटल मेम्ब्रेन में। और इस ब्लॉक को हम फास्ट ब्लॉक कहते हैं क्योंकि ये बहुत रैपिड होता है। उसके बाद जो दूसरा ब्लॉक है इट इज अ स्लो ब्लॉक। और इस ब्लॉक में होता क्या है कि जो ओवम है ये डिफरेंट केमिकल्स को रिलीज करता है और ये डिफरेंट केमिकल्स जो है ये रिसेप्टर्स को जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ये रिसेप्टर्स क्या है कि देखो ओवम के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर्स किस चीज के होते हैं, वो रिसेप्टर्स उन केमिकल्स के होते हैं जो कि स्पर्म के ऊपर होते हैं। और स्पर्म आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है और अगर रिसेप्टर मैच करेंगे तभी मेल गैमीट एंटर हो सकता है। फीमेल ह्यूमंस के केस में जो रिसेप्टर्स ओवम को सराउंड करते हैं वो हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ठीक है, ये रिसेप्टर स्पीशी टू स्पीशी वेरी करते हैं। ह्यूमन के केस में अगर ये रिसेप्टर स्पर्म केमिकल जो रिलीज कर रहा है अगर उसके पास ये केमिकल रिसेप्टर्स होंगे तभी वो एंटर कर सकता है। तो अब ओवम क्या करता है, जब एक स्पर्म उसके अंदर एंटर हो जाता है तो फिर ये रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी जो स्पर्म्स हैं जाहिर है उनको रिसेप्टर्स ही नहीं मिलेंगे तो वो बाइंड भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो पोलिस्पर्मी है वो नहीं होगी। अब यहाँ पे क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक जो स्पर्म है वो फीमेल गैमीट में एंटर हो चुका है, ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट है और ये यहाँ से मेल गैमीट एंटर हो रहा है। अब जो मेल गैमीट है इट इज ऑल्सो हैप्लॉइड और फीमेल जो गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है, मतलब 23 क्रोमोसोम इसके पास है और 23 ही इसके पास है। ह्यूमन की बॉडी में जितने भी सेल्स हैं हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब 23 ये दोनों कंबाइन करेंगे और 46 एक सेल बनेगा 46 का, जो जिस सेल को हम कहेंगे ये जाइगोट। अब इस जाइगोट में स्पेशल टाइप की माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी और इस माइटोसिस को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है, अब इस जाइगोट में सेल डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे लेकिन उनका साइज कम होता जाएगा। अब इस जाइगोट को हम कहेंगे एम्ब्रियो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब अगर इसमें इतना इंक्रीज हो जाए कि 8 से 10 सेल स्टेज पे चला जाए तो इसको हम कहेंगे मारूला स्टेज। कीप इन माइंड यहाँ पे अभी भी जोना पेलोसिटा प्रेजेंट है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा खत्म हो चुका है लेकिन जोना पेलोसिटा अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो एम्प्यूला है ये कब बनता है, ये तकरीबन चौथे दिन मरूला बनने के बाद चौथे दिन ये यूट्राइन वॉल के पास पहुंच जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये है हमारे पास एम्प्यूला, सॉरी मरूला। मरूला जो है ये चौथे दिन यूट्राइन वॉल, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई थी एम्प्यूला स्टेज पे। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है वो 2 सेल स्टेज बने, 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल बने, फिर 8 से 10 सेल बने और इस 8 से 10 सेल वाले स्टेज को हम मारूला स्टेज कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के 4th डे ये जो मारूला है ये यूट्राइन वॉल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। डियर स्टूडेंट, होता क्या है कि अगर हम इस फेज को रिकॉल करें तो ओवुलेशन फेज में या सेक्रेटरी फेज में जो LH का लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, और इस दौरान जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बहुत ज्यादा थिक करती है और इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ साथ जो ग्लाइकोजिन का लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। और ग्लाइकोजिन क्या है, फूड है फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो मारूला स्टेज है इसमें जो 8 सेल स्टेज बने थे अब क्योंकि इसने और डिवाइड करना शुरू कर दिया और ये एक फुली डेवलप इसने ऑर्गेनिज्म बनाना है। उसकी सर्वाइवल के लिए इसको फूड चाहिए और उसकी फूड है ग्लाइकोजन। अब होगा क्या कि ये जो ग्लाइकोजन है ये इसके सेंटर में इकोमुलेट करना शुरू कर देगी और सेल्स पेरिफेरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी भी इस स्टेज पे प्रेजेंट है जोना पेलोसिटा। ठीक है,
अब ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे इनर सेल मैस, या फिर इसको हम कहेंगे ब्लास्टो एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट कहेंगे या फिर इनर सेल मैस कहेंगे। और ये कैविटी क्यों बनी है? क्योंकि यहाँ पे ग्लाइकोजिन आके इकोमुलेट होना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लास्टूला स्टेज है, जहाँ पे ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हो गया है, और इस स्टेज को हम कहेंगे ब्लास्टूला स्टेज, और इन सेल्स को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है ये 5वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाती है। लेकिन अब इसने, क्योंकि ये मारूला जो है वो यूट्राइन वॉल में पहुंच चुका था, अब ब्लास्टूला जो है ये यूट्रस की 3 लाइनिंग थी। सबसे बाहर वाली पेरीमीट्रियम, उसके दरमियान वाली मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमीट्रियम। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, एक्चुअली इस ब्लास्टोसिस्ट की ही इम्प्लांटेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के 7th डे ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन हो जाती है इन एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट की 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन होगी तो आपको पता है कि 7वें दिन से 14वें दिन तक, 7वें दिन ओवुलेशन हुई थी, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो चुकी है। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम या ओवुलेशन का फेज है ये 14 डेज तक रहता है, ठीक है। इस दौरान होता क्या है कि जो LH का लेवल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, और 14वें दिन के बाद इसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब जो LH का लेवल इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, अगर तो प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम प्रेगनेंसी को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम नहीं होना चाहिए, बट LH का लेवल कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाएगा। इस दौरान होता क्या है, LH का लेवल तो कम होगा ही होगा। इसमें होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है जहां से oocyte ने रिलीज किया है, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन को रिलीज करेगा, और उस हार्मोन का नाम है 8CG हार्मोन, ठीक है। 8CG हार्मोन जो है वो मिमिक्री करता है LH हार्मोन की, और 8CG ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी की डिटेक्शन भी 8CG हार्मोन से ही होती है, जो कि यूरिन से हम उसकी डिटेक्शन करते हैं 8CG हार्मोन की। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रोजेस्टेरोन है ये तो वैसे या 8CG जो है ये कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा। लेकिन क्योंकि पहले 3 माह तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम ही 8CG को रिलीज करता है, और 8CG LH की मोमिक्री करता है और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, और प्रेगनेंसी को 3 माह तक मेंटेन करके रखता है। उसके बाद प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, और प्लेसेंटा ही इसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। और ड्यूरिंग 9th मंथ के बाद जो है उसमें पार्चुरेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि गेस्टेशन किस तरीके से होती है, मतलब जो पूरे का पूरा बॉडी है उसमें जर्म लेयर्स बनेंगी, और हर जर्म लेयर से कौन से बॉडी का पार्ट बनेगा, और उसके बाद पार्चुरेशन कैसे होगी, किस तरीके से होती है, कब होती है, ये तमाम चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।